चर्चा करेंगे गुप्त राजवंश के एक प्रमुख शासक चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, और चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित कुछ प्रमुख बातों की यहाँ चर्चा करेंगे जो हमको लगता है कि कंपटीशन के दृष्टिकोण से वो काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया है। तो चंद्रगुप्त से पहले जो दो शासक थे, श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त, तो श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी, महाराज। इससे ऐसा संकेत मिलता है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त ये दोनों सामंत शासक थे, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और श्रीगुप्त द्वारा स्थापित छोटे से सामंती राज्य को इन्होंने एक विशाल स्वतंत्र साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। इस कारण चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहना उचित है, क्योंकि श्रीगुप्त द्वारा स्थापित छोटे से सामंती राज्य को इन्होंने एक विशाल स्वतंत्र साम्राज्य में परिवर्तित किया। दूसरा पॉइंट कि चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत जारी किया। तो 319-20 ईस्वी के आसपास इन्होंने एक संवत जारी किया, जिसको गुप्त संवत या वल्लभी संवत कहा गया है। वल्लभी संवत, तो कहीं कहीं गुप्त संवत और वल्लभी संवत अलग अलग मिलता है लिखा, लेकिन एक गुप्त संवत और वल्लभी संवत दोनों एक ही है और इसको चंद्रगुप्त प्रथम ने ही जारी किया है और 319-20 ईस्वी में ही किया है। लेकिन बात क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में इस संवत के अलग अलग नाम है। जैसे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है उसके आसपास के क्षेत्रों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जारी संवत को गुप्त संवत कहा गया, जबकि गुजरात कि जो सौराष्ट्र का एरिया है उसके आसपास के क्षेत्रों में इस संवत को वल्लभी संवत के नाम से जाना जाता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच, शक संवत कनिष्क ने जारी किया था 78 ईस्वी में। तो गुप्त संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतराल है, ये कई बार जीएस में पूछा गया। तो 241 इतने का अंतराल है। तो गुप्त संवत और वल्लभी संवत दोनों एक ही। अब एक प्रश्न है कि ये संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में ही क्यों जारी किया, क्योंकि ये जो वर्ष था चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण का वर्ष था। तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त प्रथम ने ये संवत जारी किया था। मतलब 319-20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे थे। तीसरा पॉइंट है इनके वैवाहिक संबंध का, कि चंद्रगुप्त प्रथम के वैवाहिक संबंध कैसे हुए। तो ये लिच्छवी राजकुमारी थी, एक लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इस वैवाहिक संबंध का सामरिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्व था, क्योंकि लिच्छवियों का जो राज्य था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। इस वैवाहिक संबंध के बाद चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों का सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ और इन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया और साम्राज्य विस्तार की ओर आगे बढ़े। कुछ इतिहासकार का मानना है कि जो कुमार देवी थी अपनी माँ बाप की अकेली संतान थी, तो उनके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय के बाद लिच्छवी राजवंश गुप्त साम्राज्य में विलीन हो गया होगा। और इस वैवाहिक संबंध के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए। राजा रानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजा रानी प्रकार, राजा रानी। तो ये जो राजा रानी प्रकार का सिक्का था चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के पहले शासक है जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, और जो सोने के सिक्के था वह ये राजा रानी प्रकार का सोने का सिक्का था। सोने के सिक्के को गुप्त साम्राज्य में दिनार के नाम से जाना जाता है। तो वो सिक्का कौन था? राजा रानी प्रकार का। राजा रानी प्रकार के सिक्के के बारे में कहा जाता है कि इस सिक्के के अग्रभाग पर कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम का चित्र है और पृष्ठ भाग पर
सिंह पर सवार देवी का चित्र अंकित है। चौथा पॉइंट, संन्यास। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से उत्पन्न पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर संन्यास ले लिए।